नमस्कार बच्चों, मैं ए.के. ओझा आपके साथ आज के फिजिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पिछली क्लासों में चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये जानने से पहले सपोज करें ये कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर तीन चार्जेज हैं, तीन अलग अलग बॉडीज हैं, वस्तुएं हैं और तीनों के ऊपर कुछ न कुछ चार्ज है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसके ऊपर चार्ज है क्यू ए, इसके ऊपर चार्ज है क्यू बी और इसके ऊपर चार्ज है क्यू सी। चार्ज चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है और इस स्थिति में हमेशा इस सिस्टम के अंदर का टोटल चार्ज मीन्स क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी चेंज नहीं होता। क्यू ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्यू बी की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्यू सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी मीन्स बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी तीनों के टोटल चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए देखें, सपोज करें इस सिस्टम में तीन चार्ज है। क्यू ए इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम एंड क्यू सी इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। क्यू ए इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम एंड क्यू सी इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। किसी भी क्रिया के द्वारा हमने इनको आपस में कुछ किया जिसके कारण क्यू ए बराबर क्यू ए डैश, इस ए बॉडी की का जो चार्ज अमाउंट क्यू ए था ये क्यू ए से चेंज होकर के क्यू ए डैश इज इक्वल टू हो गया 8 माइक्रोकूलम। साथ ही बॉडी बी का जो चार्ज क्यू बी था -4 माइक्रोकूलम, ये -4 माइक्रोकूलम से चेंज होकर के क्यू बी डैश इज इक्वल टू हो गया +3 माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछा जाता है कि क्यू सी डैश बराबर क्या होगा। फिर से एक बार समझे क्वेश्चन को। कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर ये तीन छोटी छोटी सी गोलियां हैं, एक गोली ए, दूसरी गोली बी, तीसरी गोली सी। गोली ए के ऊपर चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, दूसरी गोली बी के ऊपर चार्ज क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम और गोली सी के ऊपर चार्ज क्यू सी इज इक्वल टू +8 माइक्रोकूलम। इन तीनों के बीच हमने चार्ज का आदान प्रदान किया, कुछ भी किया, जिसके कारण गोली ए जिस पर चार्ज +6 माइक्रोकूलम था ये +6 माइक्रोकूलम से चेंज होकर 8 माइक्रोकूलम हो गया।
बी के ऊपर जो चार्ज क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकुलाम था, ये -4 माइक्रोकुलाम से चेंज होकर के बी क्यू बी डैश इज इक्वल टू +3 माइक्रोकुलाम हो गया। अब आपको ये बताना है कि इस केस में, इस बदले हुए हालात में बॉडी सी के ऊपर चार्ज क्यू सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा। क्या करेंगे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it only can change from any one form to another. So the total amount of charge for any system, any adiabatic system is always constant, remain constant, अपरिवर्तित रहता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी तंत्र के अंदर कुल आवेश का मान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, कभी बदलता नहीं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने बॉडीज हैं वो आपस में भले चार्ज का कितना भी आदान प्रदान कर लें, लेकिन इन तीनों का कुल आवेश मिल करके जितना थोड़ी देर पहले था उतना ही अब है, उतना ही हमेशा रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। मीन्स क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग कि क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश प्लस क्यू सी डैश प्लस क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश प्लस क्यू सी डैश। जब वैल्यू कांस्टेंट है तो ये दो का वैल्यू भले चेंज हो जाए, इसके अंदर ये तीनों वस्तुएं हैं तो इनका टोटल चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और जब टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो चाहे वो क्यू ए क्यू बी क्यू सी हो या क्यू ए डैश क्यू बी डैश या क्यू सी डैश हो जाए, तीनों का योग तो हमेशा बराबर ही रहेगा। हो सकता है क्यू ए और क्यू ए डैश में अंतर हो सकता है क्यू बी और क्यू बी डैश में अंतर हो सकता है क्यू सी और क्यू सी डैश में अंतर हो, लेकिन इन तीनों का योग जो होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। इसमें जिनका जिनका वैल्यू हमें मालूम है वो रख दें, जो नहीं मालूम है वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे क्यू ए 6 माइक्रोकुलाम, क्यू ए को लिख देंगे 6 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकुलाम, दो क्यू बी इज इक्वल टू -4 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम, क्यू सी इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू क्यू ए चेंज होकर के क्यू डैश जब हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 8 माइक्रोकुलाम, तो क्यू ए डैश को क्या लिख देंगे 8 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू बी पहले जो 4 माइक्रोकुलाम था, ये जब चेंज होकर के क्यू बी डैश हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 3 माइक्रोकुलाम। और ये क्यू सी जब चेंज होकर के क्यू सी डैश बना तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमें निकालना है। ये मालूम नहीं है तो प्लस इसको लिख दें क्यू सी डैश। अब 6 माइक्रोकुलाम प्लस 8 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 14 माइक्रोकुलाम, 14 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू सी डैश। याद रखना है क्यू सी डैश की हमें वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे 14 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम और -11 माइक्रोकुलाम लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 माइक्रोकुलाम लेफ्ट साइड आएगा तो -11 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा क्यू सी डैश
देन QC डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC डैश इज इक्वल टू प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 11 माइक्रोकूलम इज -1 माइक्रोकूलम। मतलब जब हमने इन तीनों के बीच आवेशों का आदान प्रदान इस प्रकार से किया कि जिसके ऊपर 6 माइक्रोकूलम था वो 8 माइक्रोकूलम हो गया, जो -4 माइक्रोकूलम का चार्ज था उस पर +3 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, तो थर्ड चार्ज जो QC था वो जब QC से चेंज होकर के QC डैश हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो 8 माइक्रोकूलम थी ये क्या हो जाएगी, -1 माइक्रोकूलम। और इस स्थिति में QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू QA डैश प्लस QB डैश प्लस QC डैश होता है। और हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस प्रकार ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी ना तो निर्माण होता है ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज का विनाश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, मीन्स किसी भी बॉडी के टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, किसी भी सिस्टम के टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर वो सिस्टम आइडियाबैटिक है। मतलब उस सिस्टम के बाहर अगर चार्ज ना जाए या उस सिस्टम के बाहर से चार्ज सिस्टम के अंदर ना आए, जो कि आइडियाबैटिक विलगित तंत्र का गुण होता है, तो हमेशा उस सिस्टम के अंदर चार्ज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, भले ही सिस्टम के अंदर के हर एक पार्टिकल आपस में चार्ज का चाहे जितना भी आदान प्रदान कर लें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को पास बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि एक पॉजिटिव चार्ज के नजदीक दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोनों में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक निगेटिव चार्ज को अगर दूसरे निगेटिव चार्ज के नजदीक लाएंगे तो उनके बीच कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब कभी एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे निगेटिव चार्ज के नजदीक लाया जाएगा तो दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। कितने बल से आकर्षित करेंगे, किस दिशा में वो बल लगेगा, इस बात को बताने के लिए कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लॉ दिया, जिसको कूलम्स लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कूलम्स लॉ कहता है कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ईच अदर देन एन अट्रैक्शनल और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, जब दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है। इस बल को स्थिर विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, थोड़ा सा रिमाइंड करा दें आपको।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस and it is inversely proportional to the square of distance between them। ये दो इक्वेशन हम लोगों को मिलता है कूलम्ब्स लॉ से, और इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के हम एक फोर्स को का अमाउंट निकालने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Where epsilon naught is absolute and epsilon r is relative permittivity of medium। एप्सिलॉन 0 माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन r सापेक्ष या आपेक्षिक वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। इस एप्सिलॉन r की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए, हवा या निर्वात के लिए 1 होती है फॉर एयर। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन दोनों आवेशों के बीच हवा या निर्वात है, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होगी, और जब एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होगी तो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, और इसकी वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दें तो इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्सिलॉन 0 चूंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये हर माध्यम में रहती ही रहती है, इसका एब्सेंस कहीं नहीं रहता, ये अनुपस्थित कहीं नहीं होती, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। वो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। इस वैल्यू को अगर यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें और इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करें तो ये आता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यदि दो चार्ज पार्टिकल एयर और वैक्यूम में रखे हों, हवा या निर्वात में रखे हों, और दोनों के आवेशों की वैल्यू और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें पता हो, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम इजीली दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जब हमें ये पता होगा कि ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं या अनलाइक चार्ज हैं, तब तो ये देख करके पता चल जाएगा कि इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा या रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। इनकी वैल्यू से पता चल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा, यदि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन सपोज करें कहीं प्रॉब्लम हमें दिया जाता है, उसमें फोर्स की वैल्यू दे दी जाती है -50 न्यूटन, दो चार्जेस के बीच में -50 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि माइनस में जब फोर्स की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे पर अट्रैक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों का नेचर अपोजिट होगा, तभी नेगेटिव फोर्स होगा। और नेगेटिव फोर्स या अपोजिट नेचर होने का मतलब ये है कि उनके बीच अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा। अगर फोर्स की वैल्यू +50 न्यूटन है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, और सेम नेचर के चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव फोर्स होने का मतलब हमें याद समझ जाना है कि दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये पोर्शन आपका कांस्टेंट है, किसी भी मीडियम में ये तो रहेगा ही, बाकी अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो वहां एप्सिलॉन r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको।
अगर एयर और वैक्यूम हो तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू होगी देन हम कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर केवल डिपेंड करेगा। मीन्स अगर ये तो कांस्टेंट है ही, चार्ज को भी कांस्टेंट रखा जाए, मीन्स ये दो चार्ज सपोज करें ये कोई एक चार्ज Q है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा कोई चार्ज स्मॉल q रखा। इन दोनों के बीच हमने फोर्स निकाला, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद इस चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को यहां रखा, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर यहां रख करके दोनों के बीच फोर्स की वैल्यू निकाली, फिर इस चार्ज को थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा, यहाँ रखने के बाद फिर से हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। तो यहाँ डिस्टेंस बदलने के साथ साथ कभी ये क्यू चार्ज यहाँ था, कभी क्यू चार्ज यहाँ था, कभी क्यू चार्ज यहाँ आया। दूरी लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन चार्ज अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि चूंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। लेकिन चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसके कारण फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिस्टेंस चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब दूरी बढ़ने पर दूरी के वर्ग का मान जिस अनुपात में बढ़ेगा उस अनुपात में बल का मान घटेगा। चूंकि यहाँ पर दूरी बढ़ती जा रही है क्यू को दूर ले जाने पर, इसलिए धीरे धीरे बल का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी कम होता जाएगा, और कम होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। इस पॉइंट के थोड़ा नजदीक अगर ये क्यू चार्ज होता है तो ये फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस कर देगा वैसे ही अभी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्योंकि फोर्स कम होते 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 कहीं ना कहीं तो वो स्थिति आएगी कि यहाँ आते आते फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। शर्त क्या है? दोनों के बीच में कोई मेटालिक सब्सटेंस ना हो। ये शर्त है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि मेटालिक सब्सटेंस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब इस पर चर्चा अगले दिन करेंगे। कहने का मतलब अगर कंडीशन चेंज ना हो, दूसरा केवल डिस्टेंस ही चेंज हो, यहाँ भी दोनों के बीच में एयर था, यहाँ जब क्यू चार्ज आ गया तब भी दोनों के बीच में एयर था, यहाँ जब क्यू चार्ज आ गया तो भी दोनों के बीच में एयर था। मतलब दोनों के बीच में अगर एयर ही हो दो चार्ज के बीच में, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो जब जीरो नहीं हो सकती तो फिर ये एक्सपीरियंस करना क्यों बंद कर देता है? सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही पूछा। इसलिए जीरो एक्सपीरियंस करना फोर्स को बंद कर देता है, क्योंकि अब ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है फोर्स, इसका पता हम कैसे लगाएं? सोचने वाली बात तो ये भी है ना, जब ये बताएगा कि हम फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भैया ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। जब ये बताएगा नहीं कि फोर्स का एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले? तो ये कैसे बताता है भाई? तो न्यूटन साहब ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज ट्राइंग टू कंटिन्यू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी ब्रह्मांड का कण
हमेशा अपने विराम अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी या असंतुलित बल कार्य नहीं करे। मतलब जब किसी वस्तु के ऊपर कोई बाहरी बल काम करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब इस बॉडी में जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम समझेंगे कि इसके अंदर ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। लेकिन इस वस्तु के अंदर तो मास भी है, और मास है तभी तो F इज इक्वल टू होता है ma। मास चाहे जितना भी हो, एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो फोर्स गणना हम क्या करेंगे? 0। लेकिन इस मास के कारण इस बॉडी के अंदर इनर्शिया होती है, ये बात समझना पड़ेगा। केवल आपको लगता है कि आप चार्ज पढ़ करके चार्ज को समझ जाएंगे, या चार्ज को पढ़ करके चार्ज को समझ करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ को समझ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये फिजिक्स है, और फिजिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से सबका संबंध होता है। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा और मास इसका है, मास के कारण इसके अंदर इनर्शिया, जैसे ये दीवार है आपकी, मान लीजिए इस दीवार के ऊपर का मास बहुत ज्यादा है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है, मतलब रेस्ट में थी और हमारे फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में रह रही है। इसका मतलब इसका त्वरण क्या बल लगाने के कारण हो रहा है? 0। वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, और 0 एक्सेलरेशन है तो क्या फोर्स हम सीधा कह देंगे कि इसके ऊपर नहीं लगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं। लेकिन एक्सेलरेट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको दबा रहे हैं तो ये बल का अनुभव नहीं कर रहा है। जैसे बल का मान बढ़ाते जाएंगे, इसकी सहनशीलता से अधिक जैसे ही होगा वैसे ही ये टूट जाएगा। आप 5 kg का कोई बोझ अपने सिर पर रख लें और आप नीचे ना दबें, गिरे ना उसको रख करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 5 kg द्रव्यमान से आप नीचे की ओर बल का अनुभव नहीं कर रहे। लेकिन उस बल को बढ़ाते जाए 5 से 10, 15, 20, 25, 30 kg करते जाए, तो एक ऐसा समय आएगा कि हम बैठ जाएंगे, दब जाएंगे उस बल से। तो कैलकुलेशन के लिए दबना जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए दबना जरूरी नहीं है। तो हम फोर्स का अनुभव यहाँ इसलिए नहीं कर पाते कि इस पॉइंट तक आते आते फोर्स इतना वीक हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है कि इस बॉडी के मास के कारण इसके अंदर जो इनर्शिया है, उस इनर्शिया को तोड़ने के लायक नहीं रह जाता। उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए, क्रॉस करने के लिए इनर्शिया को जो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उतना फोर्स भी वहां से नहीं मिल पाता, इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं होता। और जब ये एक्सेलरेट नहीं होता तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे क्या फोर्स 0 है। अब इस डिस्टेंस से सपोज करें स्मॉल r डिस्टेंस पर, इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे थोड़ा भी नजदीक बॉडी आ जाए, दूसरा चार्ज आ जाए, तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और इससे थोड़ा भी अधिक दूरी पर चला जाए तो फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जितने दूरी तक इस दिशा में, यहाँ से नीचे कहीं भी रहेगा चार्ज, तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो इतने दूरी तक तो इस दिशा में भी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इतनी दूरी तक इस दिशा में भी करेगा, इतनी दूरी तक इस दिशा में भी करेगा, 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 इस दिशा में भी करेगा। मीन्स इस डिस्टेंस को रेडियस मान करके इस चार्ज के चारों तरफ एक अगर हॉलो स्फीयर कंसीडर किया जाए, एक खोखला गोला हम लोग कंसीडर करें, तो उस खोखले गोले के अंदर जब कोई चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस इस चार्ज के कारण करेगा, और इसके बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा।
अब जितने क्षेत्र के अंदर, जिस एरिया के अंदर कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, उस फील्ड को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या विद्युत बल के नाम से जानते हैं, स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अब कहिए कि तब सर जी आपने आधा घंटा लगा दिया इतना छोटे चीज को बताने में, विद्युत क्षेत्र को बताने में, अगर एग्जाम में आए हम डिफिनीशन कैसे दें? तो डिफाइन करने के लिए तो हम बहुत एक सेंटेंस में डिफाइन करेंगे, बट इसको समझना बहुत जरूरी था, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स? The area around any charged particle in which any other charge experience a force of attraction or repulsion or electrostatic force is known as electric field or electrostatic field। किसी भी आवेश के या आवेशित कण के आसपास स्थित वह संपूर्ण क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे स्थिर विद्युत क्षेत्र या सिंपली विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। अब सपोज करें ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है जहां हमने स्मॉल q अमाउंट का कोई दूसरा चार्ज रखा, और इस r डिस्टेंस पर कैपिटल Q से जो स्मॉल q चार्ज रखा है पॉइंट P पर, ये चार्ज इस पॉइंट पर F फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 13 Q चार्ज रहे, 13.8 Q या कुछ भी, अगर 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पर रखा जाए तो वो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत पहले जब हम लोग 4th-5th क्लास में पढ़ते थे तो एक एक नियम का सवाल गणित में लगाते थे। कैसे लगाते थे कि चूंकि Q परिमाण का आवेश F बल का अनुभव करता है, इसलिए Q कूलम्ब, 1 कूलम्ब परिमाण का आवेश कितना बल का अनुभव करेगा? F/Q न्यूटन बल का अनुभव करेगा। अब इसी 1 कूलम्ब आवेश पर या प्रति एकांक आवेश पर जितना विद्युत बल कार्य करता है उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E से सूचित किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंडर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रति एकांक धन आवेश पर, प्रति 1 कूलम्ब आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता कहते हैं, जिसे E से सूचित किया जाता है। क्या हो जाएगा भाई? तो E इज इक्वल टू F/Q। E चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1। अब कूलम्ब लॉ से हम जानते हैं क्या कि F इज इक्वल टू 1/4πε0ε r इंटू Q/r²। So after substituting the value of F from equation 2 in equation 1, समीकरण 2 से इस F का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
एफ की वैल्यू पुट कर दे 1/4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू Q/r²। ये तो एफ की वैल्यू हो गई, अपॉन में Q है तो यहाँ Q और Q एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होगा 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू Q/r²। इक्वेशन नंबर 3। स्पेशल केस क्या, यदि दोनों आवेशों के बीच में हवा या निर्वात हो, तो हमने बताया था कि हवा या निर्वात के लिए इस एप्सिलॉन r की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। लेकिन ये याद रखिएगा मेन फार्मूला हमारा ये है, ये स्पेशल केस है जब दोनों चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम हो। यहाँ लिख देंगे बिकॉज एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 और एयर। अब इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q/r² इंटू Q/r²। ये इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 4, इसको याद रखना है। ठीक है। अब किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या संबंध है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक इक्वेशन लिखेंगे। जब रिलेशन कभी भी आपसे पूछा जाए तो क्या करना होता है पता है, एक ऐसा इक्वेशन आपको ड्राइव करना पड़ता है जिस इक्वेशन में ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज नजर आए जिनके बीच आपको रिलेशन निकालना है। फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, इन दोनों के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों को ऐसा एक इक्वेशन आपको ड्राइव करना है जिसमें E और F दोनों आपको दिखाई पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है, वेरी सिंपल। क्या, कूलॉम के नियम से हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू